हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसमें एक और क्वांटिटी हम समझने वाले हैं, स्केलर। ठीक है, तो इन दोनों को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक चीज़ है अगर स्टार्ट कर रहे हैं हम वेक्टर अलजेब्रा। तो बाकी आगे जैसे जैसे आप इस चैप्टर में बढ़ते जाएंगे तो और कई सारे कॉन्सेप्ट ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो मेन चीजें सबसे पहले आपको समझना है, स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं। तो दो ही चीजें हैं ना, दो क्वांटिटी अपनी, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो अगर स्केलर की आप बात करें तो ये सिंगल चीज होती है। कहने का मतलब ये है कि इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कोई कार है और कार को देखकर हमने कहा कि इसकी जो स्पीड है ये 40 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि स्पीड जो है उसकी, यानी वो पर आवर 40 किलोमीटर कवर कर रही है। तो हमने यहां पर स्पीड लिखी, स्पीड ऑफ कार क्या लिखी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख रहे हैं ये जो चीज है आप देख रहे हैं ये सिंगल है। ठीक है, यानी एक ही चीज है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि जो कार है वो 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट, नॉर्थ या फिर जो भी डायरेक्शन है वो हम बोल देते हैं कि जो कार है 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर आपने देखा कि कार की स्पीड के साथ साथ हमने उसकी डायरेक्शन भी बताई, जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो जब हमारे पास, अब इस चीज को हम जनरली आप बुक में देखेंगे तो इस चीज को किस वर्ड से बताया गया है, मैग्नीट्यूड। समझ में आ रही बात, 40 किलोमीटर पर आवर ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। यहां पर देखा जाए तो वेलोसिटी में 40 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड भी है प्लस ईस्ट यानी कि डायरेक्शन भी है। समझ में आ गई बात क्लियरली। तो बहुत सिंपल सी चीज है, और हालांकि अभी वेक्टर को हम कंप्लीट भी नहीं कह सकते क्योंकि आगे जब जैसे आप आगे जाएंगे तो वेक्टर में और भी चीजें ऐड होंगी, है ना। तो सबसे पहली चीज तो यानी कि अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो स्केलर्स क्या होते हैं भाई, जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर्स क्या होते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। एक एग्जाम्पल से और समझेंगे इसको कि हमारे घर से जो है क्रिकेट प्लेग्राउंड 30 किलोमीटर है। ठीक, ठीक है ना भाई, हमने क्या कहा कि मेरे घर से क्रिकेट प्लेग्राउंड 30 किलोमीटर है। लेकिन अब 30 किलोमीटर कहाँ है, तो ये सिर्फ डिस्टेंस, क्या है ये, डिस्टेंस है, राइट। लेकिन अगर मैंने कहा कि मेरे घर से क्रिकेट प्लेग्राउंड जो है 30 किलोमीटर वेस्ट है, ठीक है, घर से प्लेग्राउंड जो है 30 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये अपनी इस तरफ वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो यहां पर अपन ने क्या ऐड कर दिया, डायरेक्शन। यहां पर हो गया क्रिकेट प्लेग्राउंड। तो यहां पर आप देखें 30 किलोमीटर क्या हो गई आपकी डिस्टेंस, प्लस इसमें डायरेक्शन ऐड हो गई वेस्ट। कहने का मतलब जब डायरेक्शन आई मीन आपकी डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन ऐड हो जाती है तो इस चीज को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको ये वर्ड्स तो पता ही होंगे, है ना। तो डिस्टेंस एक सिंगल चीज है, ठीक है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में दो चीजें ऐड हो रही हैं, एक तो डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन जो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब क्या रहेगा कि जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे स्केलर, स्केलर क्वांटिटी रहेगी, और डिस्प्लेसमेंट जो रहेगी ये वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। तो इस तरीके से हमको थोड़ा सा अंतर देखना है। क्लियर, क्योंकि जो एक्सरसाइज 10.1 है उसमें हम यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, इसलिए इन चीजों को ये चीजें जो है हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जांपल और मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें आपकी स्केलर्स हैं, क्या क्या चीजें आपकी वेक्टर्स हैं। तो इसमें से अगर कुछ आपको लग रहा है तो आप नोट कर सकते हैं। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा जैसे कि स्पीड हो गई तो इसको जनरली मैग्नीट्यूड वर्ड यूज किया जाएगा कि ये मैग्नीट्यूड है, ये डिस्टेंस ये भी मैग्नीट्यूड है। लेकिन जैसे ही आप डिस्प्लेसमेंट में आए तो 30 किलोमीटर जो रहेगा ये मैग्नीट्यूड रहेगा, और वेस्ट डायरेक्शन ये रहेगी आपकी डायरेक्शन। समझ में आ गई बात क्लियरली। तो यहां पर क्या आ गया, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ गई, इसलिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या रहेगा, वेक्टर। तो यहां पर स्केलर में सिर्फ और सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में
मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए अगर करना चाहते हैं तो आपको समझ में आ गया कि स्केलर क्वांटिटीज किस तरीके से आप देखेंगे और वेक्टर क्वांटिटी किस तरीके से आप देखेंगे। ठीक है, क्लियर। अब कई बार ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्शन दिखे, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ भाई इस चीज़ में डायरेक्शन होगी कि नहीं। अब जैसे कि अगर वेक्टर क्वांटिटी हमारी होती है फोर्स, ठीक है, अब आप बोलेंगे फोर्स के कैसे वेक्टर क्वांटिटी है। अब सीधी सी बात है कि भाई फोर्स ऑब्वियसली किसी ना किसी डायरेक्शन में ही लगता है, राइट। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो फोर्स किसी ना किसी डायरेक्शन में ही लगता है, इसीलिए ये जो फोर्स रहेगा इसमें दो चीजें ऐड ऑन होती हैं। क्या क्या चीजें ऐड होती हैं? पहली चीज होती है आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ, दूसरी चीज आपकी होती है डायरेक्शन। तो इसीलिए जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा? आपका वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरीके से अगर आप वेलोसिटी की बात करें तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पीड होती है, स्पीड के साथ डायरेक्शन होती है। एक्सेलरेशन, ठीक है, जो एक्सेलरेशन होता है, अगर एक्सेलरेशन की बात करी जाए तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सीधी सी बात है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगी ही होगी। इस तरीके से आपको चीजों को देखना है। तो मेन यहाँ पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो फिजिक्स है वो आपके काम में आएगा, जो आप पढ़ रहे होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ की बात करते हैं। यहाँ तो किसी भी तरह की लेंथ हो गई, मास हो गया, मनी हो गई, स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप देख रहे हैं एक तरह की लेंथ होती है, डिस्टेंस, डेंसिटी। ठीक है, तो इनको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज, क्योंकि ये सिंगल क्वांटिटी है। मनी, पैसे की कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर स्पीड में अपन डायरेक्शन दे देते हैं तो वो हो जाता है वेलोसिटी। डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस तो कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, डेंसिटी, और ये हो गया। इसके बाद इसमें और क्या आ जाएगा? इसमें वेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपको देखना है कि फोर्स जो रहेगा वो किसी ना किसी डायरेक्शन में लगेगा, वेलोसिटी भी किसी ना किसी डायरेक्शन में रहेगी। यानी कि स्पीड जो है किसी भी चीज, किसी भी कार की, बाइक की, आपकी खुद की अगर स्पीड है, अगर आप चल रहे हैं, ठीक है, पर सेकंड आप कितने मीटर चल रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वो हो जाएगी आपकी वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, वेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है। तो आई होप आपको स्केलर्स और वेक्टर्स समझ में आ गए होंगे, थोड़ा बहुत अंतर समझ में आ गया होगा। हालांकि वेक्टर क्वांटिटी में और भी चीजें ऐड ऑन होंगी, मैं आपको वही बता रही हूँ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर, ठीक है, क्योंकि इसमें और भी कई सारे रूल्स हैं, उन्हीं के बेस पर हम किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, राइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेक्टर और स्केलर। अब यहीं कहीं समझ ही लेते हैं थोड़ा सा, और इसमें कुछ बेसिक चीजें और हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। तो देखिए, लेट सपोज कि हमने किसी भी प्लेन में या किसी भी 3 डायमेंशनल प्लेन में एक लाइन ले ली इस तरीके से। अब सीधी सी बात है, लाइन की डायरेक्शन, भाई लाइन तो दोनों तरफ से बढ़ सकती है, लेकिन अगर लाइन को हमने एक डायरेक्शन दे दी, लाइन को हमने क्या किया? एक डायरेक्शन दे दी। अब डायरेक्शन लाइन में दो ही हो सकती हैं, या तो ये डायरेक्शन हो सकती है लाइन की, या फिर ये डायरेक्शन हो सकती है। तो ये बन गई अब डायरेक्टेड लाइन। समझ में आ रही बात? हमारी एक लाइन है, सीधी सी बात है, वो दोनों तरफ से बढ़ती है, ये तो अपने को पता ही है ना। अगर उसमें से हम लाइन सेगमेंट लेते हैं तो वो फिक्स रहता है कि हाँ भाई इतनी ही लेंथ है इसकी, राइट। लेकिन अगर लाइन अपन बोल रहे हैं, एक तो होती है अपनी लाइन इस तरीके से दोनों तरफ से बढ़ती है, एक होता है इसमें से कट करके लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं, एक होती है रे, ठीक है ना, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा आगे बढ़ते जाता है। तो ये तो चीज अपन पढ़ी चुके हैं छोटी क्लासेस में, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यही किया कि हमने प्लेन में एक लाइन ले ली, ठीक है, तो लाइन तो दोनों तरफ से बढ़ रही है, लेकिन हमने लाइन को एक डायरेक्शन दे दी। अब डायरेक्शन सीधी सी बात है, इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है। तो ये जो लाइन है ये बन गई अपनी डायरेक्टेड लाइन। लाइन से वो क्या बन गई? अपनी डायरेक्टेड लाइन, क्योंकि अपन ने इसको डायरेक्शन दे दी। अब सीधी सी बात है कि भाई अगर वेक्टर, अभी हमने देखा कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। मैग्नीट्यूड यानी उसकी लेंथ फिक्स होना चाहिए, तो लाइन में तो लेंथ ही रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने डायरेक्टेड लाइन का एक छोटा सा पार्ट उठाया, यानी एक लाइन सेगमेंट उठा लिया। अब सीधी सी बात है, एक पर्टिकुलर लेंथ लेंगे मतलब उसकी कोई ना कोई लेंथ रहेगी, और लेंथ रहेगी मतलब उसका मैग्नीट्यूड रहेगा। तो हमको तो मैग्नीट्यूड चाहिए ना, यानी उसकी कोई ना कोई लेंथ। अब अगर लाइन की बात करें तो लाइन तो दोनों तरफ से बढ़ती रहती है, उसकी तो कोई लेंथ नहीं होती, ठीक है। लाइन सेगमेंट की जरूर पर्टिकुलर फिक्स्ड लेंथ होती है, तो हमको फिक्स्ड लेंथ चाहिए। और फिक्स्ड लेंथ के लिए हमने क्या किया,
हमने क्या किया, लाइन में से, जैसे हमारी ये लाइन बन रही है, ठीक है, इस लाइन में से हमने एक लाइन सेगमेंट उठाया, ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ रहेगी, जैसे ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, तो इस लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी हो गई, ए बी, और यही रहेगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक, हम समझ चुके हैं, क्लियर, कि जैसे फुटबॉल प्लेयर को दूसरे प्लेयर को पास करना, सबसे पहले तो वो ये देखेगा दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी कि अगर पहला प्लेयर यहाँ पर है, दूसरा प्लेयर यहाँ पर है, तो वो ये देखेगा कि ये लेंथ कितनी है, जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, बट है तो ये लेंथ फिक्स्ड लेंथ है, ठीक है। इसी तरीके से जो लाइन है, इसमें से हमने एक लाइन सेगमेंट उठाया जिसकी लेंथ है ए बी। अब इस लेंथ को आप स्मॉल ए से भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि ए से लेके बी तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल ए। अब सीधी सी बात है कि भाई अगर वेक्टर बनाना है तो मैग्नीट्यूड तो मिल गया, लेकिन इसमें डायरेक्शन होनी चाहिए, तो डायरेक्शन हमने ले ली इसमें इस तरीके से, और इसको हम डॉटेड बना देते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये लाइन सेगमेंट हमने ले लिया, इसमें एक डायरेक्शन दे दी, तो ये इसमें आ गया मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्लियर, मैग्नीट्यूड आ गया, प्लस इसमें क्या आ गई, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा आपका, या तो आप ए बी लिख दो, प्लस इसमें डायरेक्शन आ गई, तो ये हो गया वेक्टर ए बी, सिंपल, ठीक है। और अगर ए से लेके बी तक के बीच की डिस्टेंस, यानी मैग्नीट्यूड को आप स्मॉल ए से शो कर रहे हैं, तो इसको आप वेक्टर ए से भी शो कर सकते हैं। समझ में आ गई बात क्लियरली, बस इतनी सी ये चीज़ है। तो जो वेक्टर की डेफिनेशन है उसमें यही बोला गया है कि कोई भी क्वांटिटी है, अगर उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो उसको हम कहेंगे वेक्टर। अब शो कैसे करते हैं, तो इस तरीके से शो करते हैं हम, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप इसको रीड करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि वेक्टर ए बी, यानी वेक्टर ए, ठीक, वेक्टर ए बी, सिंपल, समझ में आ गई बात। अब इसमें एक दो चीजें और हैं बेसिक, जैसे कि जहां से आपका लाइन सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में गया और यहां पर एंड हो गया, ठीक, यानी मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए से लेके बी तक है, तो ए जो रहेगा इसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट, क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इन्हीं वर्ड्स का यूज करा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इनिशियल पॉइंट होता क्या है, ठीक है, टर्मिनल पॉइंट होता क्या है ना। और जहां पर अपना ये मैग्नीट्यूड एंड हो रहा है, ए से लेके बी तक अपना मैग्नीट्यूड यानी लेंथ है इस लाइन सेगमेंट की, तो ये बी जो रहेगा ये रहेगा आपका टर्मिनल पॉइंट। तो बात समझ में आ गई क्लियरली, ए क्या रहेगा आपका इनिशियल पॉइंट, बी रहेगा आपका टर्मिनल पॉइंट। और वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां पर जो डेफिनेशन दी है अपनी बुक में, ठीक है, अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर, ठीक है, क्लियर। ए होता है हमारा, अगर ए भी हमारा क्या है, वेक्टर है, ए भी वेक्टर है, तो ए इनिशियल पॉइंट रहेगा, बी टर्मिनल पॉइंट रहेगा, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी था कि हमारे पास कोई भी लाइन हो सकती है, तो अगर हम उसको डायरेक्शन दे देते हैं तो वो डायरेक्टेड लाइन हो जाएगी, ठीक है। ये पहले लाइन थी लेकिन हमने इसको डायरेक्शन दे दिया, अब डायरेक्शन या तो ऐसी दे सकते हैं या ऐसी दे सकते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी डायरेक्टेड लाइन। अब सीधी सी बात है कि लाइन तो बहुत बड़ी होती है, तो हमको चाहिए मैग्नीट्यूड, तो इसमें से हमने एक लाइन सेगमेंट कट किया ए से लेके बी तक, ठीक है, और इसको हमने एक डायरेक्शन दे दी, तो ये क्या हो गया, वेक्टर ए बी। अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। समझ में आ गई बात क्लियरली। और जैसा कि आपको पता ही है कि ए से लेके बी तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है अपना मैग्नीट्यूड, तो आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड की भी डेफिनेशन लिख ही लीजिए ताकि बाद में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखो इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो होता है अपना मैग्नीट्यूड, है ना। समझ में आ गई बात, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर, कोई भी वेक्टर है अगर उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट है तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी उसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को शो कैसे करते हैं देख लीजिएगा,
इस तरीके से, और इस पे ये जो एरो लगा हुआ है ये शो कर रहा है इसकी डायरेक्शन को। समझ में आ रही है बात, इसकी डायरेक्शन को। और चाहे तो इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, ये हमने जो यहाँ पर लिया है ना हम उसी से शो करके बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से ये चीजें चेंज हो जाएंगी, राइट। तो ए बी और इस पे ये मॉडुलस लगा रहेगा, या फिर सिंपली अपन इसको ए से भी शो कर सकते हैं। तो देखिए जैसी जरूरत रहेगी उस हिसाब से अपन चीजों को चेंज करेंगे, क्योंकि अगर अपन ए अकेला लिख देते हैं, क्योंकि हमको ये चीज पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है, जैसा कि मैंने आपको बताया ए है, तो ए इसका मैग्नीट्यूड होगा, बिल्कुल हम बता सकते हैं। लेकिन ये जो एरो हम बनाते हैं, ये हम बनाते हैं क्यों, जिससे कि हम मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन को बता सकें, ठीक है। तभी तो हमको ये पता चल पाएगा कि हाँ भाई ये जो भी क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो समझ में आ गई आपको बात कि इसको आप सिंपली ए से भी शो कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से, ठीक है। लेकिन इससे ये शो नहीं हो रहा है कि ये वेक्टर है, इसीलिए हम इसको ऐसे ऐसे शो कर सकते हैं, और कभी कभी अगर जरूरत लगती है तो इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, जो भी लेंथ हमको दी हो। तो मैग्नीट्यूड एक तरह की क्या होती है, लेंथ होती है, चाहे तो यहां पर आप लिख लीजिए, ठीक है। क्लियर। तो चलिए हमने क्या क्या चीज समझ ली भाई, वेक्टर की डेफिनेशन भी समझ ली, मैग्नीट्यूड भी समझ लिया, हो गया। चलिए अब आगे समझेंगे हम पोजीशन वेक्टर। तो अब नेक्स्ट हम समझने वाले हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, क्योंकि आगे जाके जब आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो कोई भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है, मतलब है इसका क्या, ये समझिए आप। तो देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए आप कहीं पर भी खड़े हुए हैं, और अगर आपसे किसी ने कोई एड्रेस पूछा, ठीक है, कोई भी एड्रेस पूछा, तो ऑब्वियसली जहां पर आप हैं अभी जिस पोजीशन में, वहीं से आप वो एड्रेस बताएंगे। आप क्या बताएंगे कि हाँ भाई यहाँ से आप स्ट्रेट जाइए, स्ट्रेट के बाद लेफ्ट मुड़ जाइए, आपको मिल जाएगा जो भी एड्रेस उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो मतलब आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, आप जहां पर हैं वहीं से, और जहां पर आप हैं वहां से अगर डिस्टेंस हम काउंट करते हैं तो वो 0 रहेगा, ठीक है, यानी वो पॉइंट रहेगा 0, ठीक है, यानी ओरिजिन। तो यहां पर जो भी हम स्टार्ट करते हैं वो हमेशा, क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यहां पर चलेगी अब, जो कि क्लास 11th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो ये चीज हमको समझनी है कि अगर कोई भी चीज स्टार्ट होगी तो वो कहां से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। क्लियर, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगी, और क्योंकि 3 डायमेंशनल है इसलिए 0 के जो मतलब ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, 0 0 0, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों इसमें आएंगे, ठीक है। तो बस यही चीज समझनी है, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये अपना जेड एक्सिस, ठीक। क्लियर। अब जो यहां पर हम एक पॉइंट ले रहे हैं P, ठीक है, एक पॉइंट ले रहे हैं P, वो स्पेस में है। अब स्पेस में कैसे, देखिए समझिए, एक तो ये प्लेन है अपना YZ, एक ये प्लेन है अपना XZ, ये प्लेन है XY, ठीक है। तो इसको समझिए कैसे, देखिए तो आप देखेंगे ये जो पॉइंट रहेगा, ये जो पॉइंट रहेगा, ये ना ही इस प्लेन से चिपका रहेगा, ना ही इस प्लेन से चिपका रहेगा, ना ही इस प्लेन से चिपका रहेगा। समझ में आपको आ रही है बात। तो 3 डायमेंशनल स्पेस की अगर हम बात करेंगे ना, तो थोड़ा सा हमको विजुअलाइज करके ही चलना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर विजुअलाइज नहीं करेंगे तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो क्लास 11th में भी जब मैंने आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री समझाई थी, तब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो उसके लिए आप क्या करिए, कोई भी रूम का एक कोना खाली होना चाहिए, बट है ना, तो खाली होना चाहिए, तभी तो आपको एक्सेस दिखेंगे, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, ठीक है, खाली होना चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि अगर कोई कोना है, ठीक है, तो एक डायरेक्शन तो उसमें ऐसे जा रही होगी। अगर मैं इस तरीके से फेस करी हूँ, अगर यहाँ मेरे सामने कोई कोना है, तो अगर नीचे से देखें या ऊपर देखें, कहीं पे नीचे देखें, तो एक लाइन इस तरीके से जा रही होगी, एक इस तरीके से जा रही होगी, एक इस तरीके से जा रही होगी, राइट। तो इस तरीके से जो जा रही होगी वो एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है, राइट। समझ में आ गई बात। और अगर हम जहां पर खड़े हैं, तो हमारा अगर हेड को देखा जाए, सिर को, तो ये हवा में। आप अगर खड़े हुए हैं तो एक प्लेन पर खड़े हुए हैं, कहां पर, इस वाले प्लेन में, एक्स वाई में खड़े हुए हैं। तो समझ लीजिए आप कि ये आप खड़े हुए हैं, ये आप खड़े हुए हैं, और यहां पर आपका सर है, तो ये किसी भी चीज से टच नहीं है, राइट, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है स्पेस में, क्योंकि हम भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो हमारा जो हेड है ये किसी भी
दीवार से टच नहीं है। आई होप आप समझ रहे होंगे, किसी दीवार से टच नहीं है। बट अगर हम हमारे पैरों की बात करें तो ये एक प्लेन में है, ठीक है। तो उस पॉइंट को आप अपना सर ही समझ लीजिए, ठीक है, क्लियर। तो ये जो है ये किसी भी चीज से टच नहीं है। अब सीधी सी बात है कि इस पॉइंट के, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होंगे, तो हम इनको ले लेते हैं एक्स, वाई और जेड। ये तो अपना ओरिजिन है ही 0 0 0, ठीक है। तो जो ओरिजिन है 0 0, उससे जो स्पेस में पॉइंट है उस पॉइंट तक की अगर हम बात करें, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, उसकी पोजीशन क्या रहेगी, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहां से यहां तक की पोजीशन अगर हमको फाइंड करना है तो डायरेक्शन तो आप सीधी समझ जाइए, ये अपनी डायरेक्शन हो गई, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओरिजिन से उस पोजीशन तक जा रहे हैं, यानी ओ से लेके पी तक जा रहे हैं एक डायरेक्शन में। तो ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस हो गई, ठीक है, और डायरेक्शन तो रहेगी तो उस पर डायरेक्शन का साइन लग जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, राइट, समझ में आ गई बात। तो यहां पर जो ओपी है, वेक्टर ओपी, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, बट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन 0 0 0, ये बात समझिएगा, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और यहां पर जो ओरिजिन है ये आपका क्या है, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। पी क्या है आपका, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपसे कोई एड्रेस पूछता है, आप कहीं पर भी हैं, लेट्स सपोज, अगर आपसे कोई एड्रेस पूछता है तो आप जहां पर हैं आप वहीं से उसको बताएंगे कि यहां से इतनी दूरी पर है या इतनी डिस्टेंस पर है इस डायरेक्शन में। तो आपने एक डिस्टेंस बताई, लेकिन कहां से डिस्टेंस बताई, आप खुद जहां पर है वहां से आपने डिस्टेंस बताई, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो जहां पर आप खुद है वहां से आपने डिस्टेंस बताई कि यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर आप लेफ्ट चले जाइए या राइट चले जाइए, तो आपने डिस्टेंस बताई खुद आप जहां पर है वहां से। तो यहां पर वही मतलब है कि हम ऑब्वियसली 0 से ही स्टार्ट करेंगे जो भी पोजीशन है जिस भी पॉइंट की। तो पी पॉइंट की पोजीशन बता रहे हैं हम, और ओ पी रहेगा हमारा पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो पी की पोजीशन हम बता रहे हैं, किसकी पोजीशन बता रहे हैं, पी पॉइंट की पोजीशन बता रहे हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका ओ पी, ठीक है। और भाई सीधी सी बात है कि डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पर लगेगा, ठीक है। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस फॉर्मूले में ये तो लगता ही, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरीके से आया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, समझ में आ गई बात। तो ये एक तरीके से अगर देखा जाए ना तो ओ से लेके पी तक के बीच की डिस्टेंस है। अब लेकिन क्योंकि ये वेक्टर है इसलिए हमने इस पे एक डायरेक्शन लगा दिया, दैट्स इट। अब चाहे अगर आप तो ओ से लेके पी तक के बीच की डिस्टेंस को अगर आप शो कर रहे हैं आर से, यानी मैग्नीट्यूड जो है, समझ रहे हैं बात को, ओ पी जो है अगर क्या है, आर है, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है तो इस पर आप वेक्टर लगा दीजिए, इस तरीके से ये हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब ये है कि स्पेस में हमने कोई पॉइंट लिया है, ठीक है, कोई भी पॉइंट लिया है तो अगर उसकी पोजीशन हमको बतानी है, ठीक है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन 0 0, ठीक है। जैसा कि एड्रेस वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया कि आप जहां पर हैं आप वहीं से 1 किलोमीटर आप देखेंगे। अब वो बंदा कहाँ से आ रहा है, इससे पहले 3 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका है, तो वो 3 किलोमीटर में ऐड नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे जहां पर हम हैं, तो वहीं से हम बताएंगे कि यहाँ से 1 किलोमीटर राइट आप चले जाइए, राइट, ठीक है, क्लियर। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसी में अगर आप देखें तो और भी जैसे इसको आप नोट कर लीजिए, मैं हटा देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपको बुक में भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए हटा देती हूँ मैं। अब अभी अपन ने पॉइंट पी लिया था, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, तो इसका पोजीशन वेक्टर बताना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने ए ले लिया, क्या ले लिया, ए, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ से कोई पॉइंट यहाँ पर बी ले लिया, स्पेस में ही है लेकिन, है ना, ये वाई जेड प्लेन में नहीं है, ये किस में है, स्पेस में है। जैसे आपका सर स्पेस में, ना यहाँ पर टच हो रहा है ना कहीं पर टच हो रहा है, लेकिन आपके जो पैर हैं वो एक प्लेन में हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई पॉइंट सी ले लिया, तो ये बी है, ये सी है, यानी ओ से लेके सी तक के बीच की डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओ से लेके बी तक के बीच की डिस्टेंस यानी मैग्नीट्यूड बी। तो इनको अपन इस तरीके से शो कर सकते हैं, यानी कि ओ ए का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा, ओ बी का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा, और ओ सी का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। बस ये मतलब मैं बताना चाह रही थी आपको, ठीक है, समझ में आ गई बात क्लियरली। तो बस ये था अपना पोजीशन वेक्टर। अब अपन पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि यहाँ पर अभी आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है पोजीशन वेक्टर, वो थोड़ा सा यहाँ पर काम में आने वाला है। तो यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है वो हम OP ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं तो आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो हमने यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पर OP एक पोजीशन वेक्टर लिया है, किसका, पॉइंट P का, है ना, ऑफ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, z विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओ मीन्स ओरिजिन, ठीक है, क्लियर। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, तीन एंगल लेंगे, तीन एंगल लेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ये हमारा जो पोजीशन वेक्टर है उसके साथ ही बनेंगे वो सारे के सारे एंगल, बट विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, राइट। एंगल्स ले रहे हैं हम अल्फा, बीटा, गामा, आर मेड बाय पोजीशन वेक्टर आर। तो देखिए आप चाहें तो OP से भी शो कर सकते हैं, चाहे तो पोजीशन वेक्टर या आर हम अभी समझे थे ऐसे भी शो कर सकते हैं विद पॉजिटिव डायरेक्शन। अब पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए, अभी हम फिगर बनाएंगे सब समझ में आएगा। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ठीक है, समझ में आ गई बात। तो x, y और z के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर है इसके साथ ये तीन एंगल बन रहे हैं, और इन तीनों एंगल को कहते हैं आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। तो अब इनको डायरेक्शन एंगल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि भाई ये किसके साथ बन रहे हैं, वेक्टर के साथ बन रहे हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहे हैं, तो इनके साथ डायरेक्शन भी है और एंगल भी है, इसलिए ये हो गए डायरेक्शन एंगल्स। अब समझते हैं इसको फिगर से। तो 3 डायमेंशनल स्पेस बनेगा यहाँ पर, बस ये अच्छे से क्लियर समझ में आना चाहिए, आपको सब समझ में आएगा। ये y, ये अपना x एक्सिस, ये अपना y एक्सिस और ये अपना z एक्सिस। अब जैसा अभी हमने इससे पहले फिगर बनाया था पोजीशन वेक्टर के लिए, वहाँ वैसा का वैसा यहाँ पर बनेगा, क्योंकि P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेकर चल रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट है x, y और z, ठीक है, तो ये हवा में ही रहेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो P सपोज यहाँ पर कहीं है, तो देखिए ये जो भी पॉइंट रहेगा ये स्पेस में रहेगा, इस प्लेन से ये डिस्टेंस अलग आ रही है, इस प्लेन से ये डिस्टेंस आ रही है और इस वाले प्लेन से ये वाली डिस्टेंस इसकी आ रही है। ये पॉइंट है P जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हैं x, y और z। क्लियर, समझ में आ गई। और ये अपना ओरिजिन है, और यहाँ पर जो OP है इसी को अपन ने लिया है पोजीशन वेक्टर, इसलिए इसको अपन ज्वाइन कर देते हैं, ये कर दिया। और डायरेक्शन क्या है इसकी, ये, क्योंकि O इनिशियल पॉइंट है, P अपना टर्मिनल पॉइंट है, और OP को ही हम वेक्टर R से शो कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये जो अपना वेक्टर है पोजीशन वेक्टर R, इसके साथ x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है, y एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रहा है बीटा, और z एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रहा है गामा। तो इसको बना देते हैं अपन, इसको हटा देती हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ बना देती हूँ। देखिए इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं अपन, वो बेटर समझ में आएगा। देखिए अब थोड़ा सा आपको क्लियर समझ में आएगा। तो आप देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी अपन ने ले ली x,
ठीक, ये x, ये y एक्सिस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ अपन ने ले ली, यहाँ तक की y, स्मॉल y है ना, और ये अपना z एक्सिस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ अपन ने ले ली z। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज हम क्या करेंगे, हमको ये चीज पता है कि x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में, देखिए ये OP है, ध्यान दीजिएगा, OP यानी वेक्टर r के साथ x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रहा है। डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से डायरेक्शन जा रही है ऐसी, और ये एरो, तो डायरेक्शन एंगल है ये, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन बन रहा है अल्फा, क्योंकि x एक्सिस OP के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। इसके बाद बीटा एंगल बना रहा है अपना y एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में ही, तो इस तरीके से y एक्सिस इसी के साथ बीटा एंगल बना रहा है, दिख रहा है क्लियर। इसके बाद z एक्सिस गामा एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये बन गया गामा एंगल। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से ये हैं अपने डायरेक्शन एंगल्स। अब इसके बाद क्योंकि सीधी सी बात है, हम क्या कर रहे हैं फाइंड यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस यानी कॉस की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज तो देखें, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए, इस ए को इस पी से हम ज्वाइन करेंगे, सीधी सी बात है, पी पॉइंट ही हमारा स्पेस में है और इसी के साथ हमको सारी चीजें, इसी के रिस्पेक्ट में हमको सारी चीजें फाइंड करनी होंगी। ठीक है, तो इस अल्फा एंगल को थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ अब, क्योंकि समझ में तो आपको आई गया, ये ऐसा इधर से हटा के ये बीटा को भी थोड़ा छोटा कर देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये पॉइंट अपना ए हो गया। अब ए को इस पॉइंट से अगर अपन ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन कर देते हैं, तो ज्वाइन करने पे यहां पर बनेगा आपका 90 डिग्री का एंगल। तो अब आपको यहां पर तो दिखेगा नहीं कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना होगा। तो यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा जैसे ही आप ए को पी से ज्वाइन करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग यहाँ पर बना देती हूँ। देखिए ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन बनाया मैंने और यहाँ ए बना देती हूँ, तो ये ए बना दिया अपन ने। ठीक है, और यहाँ पर अपना है एक्स एक्सिस। ठीक, इसके बाद ये वाली जो लाइन है OP वाली लाइन, इसको बना देती हूँ मैं। तो ये मैंने बनाया, ये OP हो गया। ठीक है, और ये है अपना R। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद अपन ने इनको इस तरीके से ज्वाइन किया है, ये करा है, ऐसे ज्वाइन करा है अपन ने, देखा डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है मैंने। तो ये बन रहा है अपना इस तरीके से ये। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा, और यहाँ पर ये एंगल कितना है आपका अल्फा। अब अगर इसको थोड़ा सा टर्न करके अपन बना दें, ठीक है, ये वाली लाइन तो यहाँ 90 का मतलब ये सीधी लाइन है, खड़ी लाइन है, तो PA बनाते हैं। ये P बनाया, ये A बना दिया। ठीक है, और AO, और इनको ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पर बन गया अल्फा और यहाँ 90 डिग्री का। इसको थोड़ा सा घुमा के बनाएंगे तो इस तरीके का एंगल बनेगा। अब सीधी सी बात है, 3 डायमेंशनल है ये, तो ऑब्वियसली 2 डायमेंशनल बोर्ड में इतना क्लियर नहीं दिखेगा, तो थोड़ा सा विजुअलाइज करना होगा, राइट। ठीक है, तो ये इस तरीके का एंगल बनेगा। अब यहाँ से आप कॉस की वैल्यू फाइंड कर लो। तो देखो O से लेके P के बीच तक की डिस्टेंस तो R है, लेकिन इसका डायरेक्शन इस तरीके का, इसलिए अपन इसको इस तरीके से शो कर रहे हैं। तो यहाँ से आप कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लो, क्योंकि देखो थीटा यहाँ पर क्या है, अल्फा है। ठीक है, तो कॉस अल्फा फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेस यानी कि ये OA कितना है भाई, ये एक्स एक्सिस था, मैंने आपको बताया था कि O से लेके A तक के बीच की डिस्टेंस ये x हो जाएगी। देखिए ये OA एक्स एक्सिस है, तो x, तो बेस x अपॉन हाइपोटेनस यानी O से P तक के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो देखिए बात वही है, आप चाहें तो इसके साथ ये एरो भी लगा सकते हैं, एरो इसकी डायरेक्शन को बता रहा है, और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख देंगे तो ये आ जाएगा R। हमको सिर्फ हाइपोटेनस चाहिए था, तो x अपॉन R आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब इतना सारा सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से कॉस बीटा अपना आ जाएगा y अपॉन R, कॉस गामा आ जाएगा स्मॉल z अपॉन R। तो ये आ गए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि ये डायरेक्शन एंगल्स थे। ठीक है, डायरेक्शन एंगल थे, डायरेक्शन एंगल का हमने कोसाइन फाइंड कर लिया, तो ये हो गए डायरेक्शन कोसाइंस।
ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको नोट करिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और रह गए हैं, उनको और समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि हमने यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर लिए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इन्हीं को हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक, क्लियर, ये कैसे आया ये भी अपन ने समझ लिया। अब जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होते हैं, इनको अपन एल एम एन से भी शो करते हैं रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब कॉस अल्फा को एल से शो कर सकते हैं, कॉस बीटा को एम से शो कर सकते हैं, और कॉस गामा को एन से शो करते हैं, कर सकते नहीं, करते हैं। ठीक है, एल एम एन, तो L इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन आर। ठीक है, कॉस बीटा यानी m और कॉस गामा यानी n। समझ में आई बात, कॉस अल्फा को हमने L लिया है, कॉस बीटा को m लिया है, कॉस गामा को हमने n लिया है। ठीक है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा जिस तरीके से डायरेक्शन कोसाइंस हैं, उसी तरीके से L M N हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है। राइट, समझ में आ गई बात। यहाँ पर लिख लीजिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा जो है इसको L, इसको M और इसको N से शो करते हैं हम। तो यहाँ पर हमने वही किया है, तो ये हो गया y अपॉन आर, ये हो गया z अपॉन आर। और यहीं से देखिए, अभी हमने क्या किया था कि जो OP है ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, किस पॉइंट का, P पॉइंट का, और P के कोऑर्डिनेट थे x y z। राइट, और डायरेक्शन एंगल थे हमारे अल्फा बीटा गामा, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, x y z तीनों की पॉजिटिव डायरेक्शन में ये एंगल हमारे बने थे। किसके साथ बने थे, इस पोजीशन वेक्टर OP के साथ, या फिर हमने इसको R से भी शो करा था। ठीक है, तो अब यहां से आप चाहें तो देखिए x y और z की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या हो जाएंगे अपने, देखो L इंटू आर हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू एल आर। ठीक है, y इक्वल टू एम आर, z इक्वल टू एन आर। तो जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या थे अपने, एक्स वाई जेड थे, एक्स वाई जेड की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली, एल आर एम आर एन आर। ठीक है, और ये जो एल आर एम आर एन आर, ठीक है, ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ना कुछ आपके नंबर्स में आपको मिलेगा, तो ये जो भी नंबर्स रहेंगे इनको हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, एंड एल आर एम आर एन आर को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, और इन्हीं को ए बी और सी से भी शो करते हैं। समझ में आ गई बात क्लियरली। अब इसमें एक चीज और है कि ये जो है एल एम एन, यहां पर थोड़ा सा स्टार बना के लिख लीजिए या फिर बॉक्स बना के, कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये चीज भी काम में आएगी, इसलिए इसको भी नोट करके रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे। तो सबसे पहला वेक्टर है अपना जीरो वेक्टर। A vector whose initial and terminal points coincide is called a zero vector and denoted as vector zero। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट जो है वो सेम हो। अब सीधी सी बात है कि कोई भी वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पे खत्म हो गया, तो इसमें तो कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है। यानी दूसरी लैंग्वेज में अगर अपन कहें तो जिसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो जीरो रहेगा, वो हो जाएगा आपका जीरो वेक्टर। राइट, ठीक है, ठीक है, और इसको शो कैसे करते हैं अपन, जीरो वेक्टर से। या फिर मान लीजिए कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, मान लो ये पॉइंट है अपना ए, यानी अपना इनिशियल पॉइंट है, और यहीं पर इसका टर्मिनल पॉइंट आ गया, तो इसको शो कैसे करेंगे आप, वेक्टर ए ए। ठीक है, या फिर ये पॉइंट है बी और बी पे ही ये स्टार्ट हुआ, बी पे ही खत्म हो गया, तो उसको इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया जीरो वेक्टर। चलो, तो ये हो गया जीरो वेक्टर, और यहाँ पर बोला गया जीरो मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब आते हैं यूनिट वेक्टर पे। तो भाई नाम से क्लियर है, यूनिट वेक्टर, जैसे यहाँ पर मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए, यहाँ पर मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होना चाहिए। अब 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, कुछ भी, बस 1 होना चाहिए। ठीक है, तो जिसका मैग्नीट्यूड
जो है वो 1 यूनिट रहे उसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को शो कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर शो करेंगे ए, इस पे लगा देते हैं कैप। ठीक है, तो ये भी आगे बहुत काम में आने वाला है यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्लियर। तो यूनिट वेक्टर को इस तरीके से अपन शो करते हैं ए कैप। अब अगला है अपना को इनिशियल वेक्टर। तो टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल वेक्टर। तो इनिशियल पॉइंट तो आप जानते ही हैं, इनिशियल पॉइंट क्या होता है, जहां से आपका जो भी वेक्टर है स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे ए भी वेक्टर है तो ए इसका इनिशियल पॉइंट है। को इनिशियल का मतलब ये है कि कई सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कोई भी वेक्टर है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक वेक्टर अपन ने ये बनाई इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ तक, तो ये है ए वेक्टर। अब इसी पॉइंट से अपन ने एक ये वाली भी बना दी, तो इस वेक्टर की बात करें तो ये वेक्टर बी है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इनिशियल पॉइंट तो इसका सेम है। तो आप देख रहे हैं ए और बी को इनिशियल वेक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। इसी तरीके से और भी बन सकते हैं, मान लीजिए ऐसे बना दिया हमने, तो ये वेक्टर हो गया सी वेक्टर, लेकिन तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। समझ में आ रही है बात? अब मान लीजिए इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ये तो ये ए है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, और सी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इनिशियल वेक्टर कौन कौन हो सकते हैं। ए और बी इनिशियल हो सकते हैं, ए और बी इनिशियल हो सकते हैं। देखो डायरेक्शन भी देखना है, ध्यान दें। ठीक है, तो ए और बी इनिशियल रहेंगे, ए और सी इनिशियल नहीं रहेंगे, ए और बी, क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ए और बी को इनिशियल रहेंगे क्योंकि दोनों का पॉइंट इनिशियल सेम है। यहाँ की बात करें तो इसके लिए सी के लिए ये इनिशियल है, लेकिन ए के लिए ये टर्मिनल है। ऐसे देखना है। ठीक है, हालांकि एग्जाम्पल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा, या फिर इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरीके से एक ही पॉइंट से कई सारे वेक्टर्स अलग अलग अगर जाते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है तो उसको हम कहते हैं इनिशियल वेक्टर। चलो आई मीन को इनिशियल वेक्टर। अब आएगा को लीनियर। वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। कोलीनियर, तो कोलीनियर से अपने को ये नहीं समझना है जो अभी तक अपन कोलीनियर पढ़ते आए हैं। कोलीनियर है मतलब कि एक ही लाइन में है, लेकिन यहाँ पर कोलीनियर वेक्टर जो है ये थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है, कोलीनियर वेक्टर थोड़ा सा अलग रहेगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन में ये बोला गया है कि अगर एक या दो या फिर ज्यादा वेक्टर जो हैं वो एक ही लाइन के पैरेलल हैं, ध्यान से सुनिएगा, two or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line irrespective of their magnitudes and direction। अब लास्ट में जो बोला गया है irrespective of their magnitudes and direction, इसका क्या मतलब है समझते हैं अपन। तो ये वाला एग्जांपल तो इसका है, तो ये हटा देते हैं अपन। तो कोलिनियर का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर एक ही लाइन के पैरेलल हैं तो उनको हम कोलिनियर कहेंगे, इररिस्पेक्टिव टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्शन कुछ भी रहे, मैग्नीट्यूड कुछ भी रहे अलग अलग, लेकिन बस वेक्टर्स जो हैं वो एक ही लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। मान लीजिए कि ये कोई लाइन जा रही है, इस लाइन के पैरेलल ये वेक्टर है। ठीक, अब इसकी डायरेक्शन आप देखिए ये है, ये ए हो गया। हमने यहाँ पर एक और वेक्टर बना दिया, मान लीजिए यहाँ पर बना दिया बी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन भले ही कैसी भी है, और इसकी लेंथ मान लीजिए कि 1 मीटर है, और इसकी लेंथ ये थोड़ी सी हम और बढ़ा के ये 2 मीटर इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिख क्या रहा है कि इसके पैरेलल ये भी है, ये भी है। डायरेक्शन इसकी इधर जा रही है, इसकी डायरेक्शन ये जा रही है, इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है, बट फिर भी ए और बी कोलिनियर वेक्टर्स होंगे क्योंकि ये दोनों वेक्टर इस लाइन के पैरेलल हैं। ये होता है आपका कोलिनियर वेक्टर। तो अभी तक आप कोलिनियर थोड़ा सा अलग समझते हैं, लेकिन वेक्टर जब भी आप पढ़ेंगे तो वेक्टर में आपको इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि कोलिनियर का मतलब हम कुछ और समझ लेते हैं। राइट, ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि ये आपकी लाइन है, इसके पैरेलल ये भी है, ये भी है। अब डायरेक्शन और
मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई वेक्टर बना दिया, ये C, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 मीटर। तो बस ये पूरी कहानी है। तो ए, बी और सी जो रहेंगे ये कोलिनियर वेक्टर रहेंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों इसी एक लाइन के पैरेलल हैं। तो मे भी पॉसिबिलिटीज हैं कि शायद मैंने पैरेलल ढंग से नहीं बनाया होगा, बट कहने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे क्या है, ठीक, ये इस तरीके से। तो ये होगा आपका कोलिनियर वेक्टर। एग्जाम्पल करेंगे ना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर कितने भी हों, अगर वो किसी सेम लाइन के पैरेलल हैं तो उनको हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर। उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना जरूरी नहीं है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, इक्वल वेक्टर और नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो देखिए इक्वल वेक्टर का क्या मतलब है। इक्वल वेक्टर नाम से ही क्लियर है कि दो वेक्टर तभी इक्वल होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। समझ में आ रही है बात। अगर मान लीजिए कोई दो वेक्टर हैं अपने पास, ये इस तरीके से, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो आप खुद देख रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और भले ही इसकी लेंथ ए शो हो रही है, इसकी लेंथ बी शो हो रही है, लेकिन हमको ये चीज़ पता है कि इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम है, यानी कि ए इक्वल टू बी है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो इसको कहेंगे इक्वल वेक्टर। अब मान लीजिए कि एक वेक्टर ऐसा है, ये ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ऐसा है, ये। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ए इक्वल टू बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ए की डायरेक्शन ऐसी है, बी की डायरेक्शन ऐसी है, ऐसा समझ लीजिए अभी के लिए। ठीक है, समझ में आई बात। तो जरूरी क्या है इक्वल वेक्टर के लिए कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, यानी लेंथ, और इनकी डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। अगर मान लीजिए कि डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड नहीं है, तब भी ये इक्वल नहीं होंगे। जैसे कि मान लीजिए ये ए है आपका, ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, लेट सपोज कि ये है 2a और ये है a। तो आप देख रहे हैं कि जो 2a है इसकी डायरेक्शन और a की डायरेक्शन सेम है, बट दोनों के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मतलब दोनों की लेंथ सेम नहीं है, इसलिए ये भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, इक्वल इस कंडीशन में रहेंगे। राइट, समझ में आ गई बात। तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। पहले आगे एक दो वेक्टर्स के टाइप और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं हम। तो अब नेक्स्ट वेक्टर है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब ये है कि कोई भी वेक्टर है, अगर उनके मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, यानी ऑपोजिट कह सकते हैं, सीधी सी बात है। तो अगर कोई भी वेक्टर ए बी है, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि देखें जरा, यह है ए बी, तो आपने क्या देखा कि ये भी एक वेक्टर है ए बी, ठीक, लेकिन इसकी डायरेक्शन आप देखें ये है, ठीक। लेकिन इसको कैसे रीड करेंगे, ध्यान दीजिए, डायरेक्शन के हिसाब से रीड करते हैं हम। यहां पर ये है आपका इनिशियल पॉइंट और बी टर्मिनल। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये इनिशियल है और बी टर्मिनल है। तो डायरेक्शन के हिसाब से हमको पता चलता है कि कौन सा पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, कौन सा पॉइंट टर्मिनल पॉइंट है। तो अगर इसको आप लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, टर्मिनल पॉइंट पे एंड करते हैं। डायरेक्शन अपन ने ये लगा दी। यहाँ पर अगर इसको लिखेंगे तो इनिशियल पॉइंट है बी, टर्मिनल है ए, और इस पर ये लगा दिया। समझ में आई बात, बी ए, क्लियर, ठीक है। तो ए बी जो रहेगा, ए बी का नेगेटिव रहेगा ये, ठीक है। तो नेगेटिव वेक्टर यही हो जाएगा कि ए बी का नेगेटिव वेक्टर रहेगा बी ए। समझ में आई बात। तो चाहे तो ऐसे लिख लीजिए ए बी वेक्टर, और
इधर अगर आप माइनस लगा देते हैं तो यहाँ आप लिख सकते हैं ए बी, यहाँ माइनस लगा दीजिए, बी को इधर, ए को इधर कर दीजिए, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, लेकिन माइनस अगर नहीं लगाना तो उसको उल्टा आप लिखिए, तो ये हो जाएगा बी ए। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो ये जो कहानी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी, ए इनिशियल है, बी टर्मिनल है, क्योंकि डायरेक्शन आप देखिए यहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है, क्लियर, और यहाँ पर डायरेक्शन ये है ऐसी, तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है। ठीक, चलिए अब आता है फ्री वेक्टर। तो ये रिमार्क में दिया हुआ है फ्री वेक्टर, और ये इंपॉर्टेंट भी है और आगे आपके काम में भी आएगा ही आएगा। तो फ्री वेक्टर का मतलब क्या है? जो वेक्टर्स फ्री रहें। लेकिन कैसे फ्री रहें? अभी तक आपने जितने भी वेक्टर पढ़े उनमें से कोई भी वेक्टर जो है, मान लीजिए ये वेक्टर हमने लिया है, ये वेक्टर है ए बी, इस वेक्टर को इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना अगर हम डिस्प्लेसमेंट कर दें, इसको कहीं पर भी उठा के रख दें, तो इस तरह के वेक्टर्स को फ्री वेक्टर कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि ऐसा का ऐसा उठा के इसको, इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये ए बी कहीं पर भी आप उठा दीजिए, बस इसकी डायरेक्शन जैसी है वैसी रहे। अब जैसे मान लीजिए ये ऐसा है, ठीक है, कोई भी वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, इस डायरेक्शन में है, तो ऐसा का ऐसा उठा के ही आपको ले जाना है। जैसे कि आप यहाँ ले जा रहे हैं या यहाँ ले जा रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन भी यही रहेगी और मैग्नीट्यूड भी यही रहेगा। समझ में आ रही बात? पैरेलल दिख रहे हैं? मतलब पैरेलली डिस्प्लेस करिए आप इसको, यानी इसकी पैरेलल ही डिस्प्लेस करिए। जैसे कि यहाँ से आपने यहाँ रख लिया, यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, लेकिन इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे इसकी डायरेक्शन ये इधर ही है, जितने एंगल पर डायरेक्शन इसकी है उसी डायरेक्शन में आप इसको कहीं पर भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। इस तरह के वेक्टर्स को हम कहते हैं फ्री वेक्टर, यानी कि नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बस। और इसके बाद आप कहीं पर भी इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, यानी उठा के आप इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो यहां पर हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर भी देख लिए, कंप्लीट हो गए। तो अभी देखिए, अभी हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले ये पढ़ा कि भाई स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं। स्केलर सिंपल, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर्स जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी हमको दी जाती है। क्लियर, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि वेक्टर को शो कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन भी हमने देखी। इसके बाद हमने देखा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के बाद हमने देखा डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस में भी कई सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम करेंगे इन्हीं पर एग्जाम्पल, उससे आपको आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। क्लियर, तो इसमें से अगर कुछ नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम करेंगे एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 1। तो यहाँ पर हमको क्या बोला जा रहा है? रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हमको ग्राफिकली शो करना है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो ये कैसे देखना है इस एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमको पता ही है। तो देखिए वेस्ट और साउथ का ज़्यादा यूज होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे। तो ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है, ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? हमको 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट बताना है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो इसको किस तरीके से हमको मतलब देखना है, किस तरीके से हमको जाना है? तो वेस्ट ऑफ साउथ यानी साउथ के वेस्ट में, तो स्टार्ट कहाँ से करना है? साउथ से हमेशा। अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ होता तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? नॉर्थ से। तो साउथ में गए, ये हमारा साउथ रहा, ठीक है। अब साउथ से 30 किलोमीटर जाना वेस्ट की तरफ, तो साउथ के वेस्ट में है यहाँ, यानी इस तरीके से ये जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से जाएगी अपनी। तो 30 किलोमीटर का जो भी एंगल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है वेस्ट की तरफ, ये 30 डिग्री का, सॉरी, ठीक है। तो ये बन गया अपना एंगल। एंगल तो बन गया, लेकिन इस एंगल पे हमको 40 किलोमीटर जाना है। समझ में आ रही बात? क्या बोला जा रहा है कि साउथ वेस्ट ऑफ साउथ जाना है, तो हम साउथ में गए डायरेक्शन में, ठीक है। और साउथ से हम 30 किलोमीटर का एंगल बनाते हुए पहुंचे एक पॉइंट पर। तो यहाँ से
हम एक एंगल बना देते हैं ये, तो वेस्ट की तरफ जाना था तो साउथ से हम वेस्ट की तरफ गए क्योंकि वेस्ट ऑफ साउथ बोला, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब 40 किलोमीटर, तो यहाँ पर देखिए आपकी चॉइस है, चाहे तो आप पूरा सीधा एक यहाँ पॉइंट तक एक पी बना लीजिए, क्योंकि जो पोजीशन आपकी रहेगी वो हमको बताना है, सीधी सी बात है। ये क्या है, आपको एक पोजीशन बताना है। क्या बोला जा रहा है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो हमको एक पोजीशन बताना है कि हाँ कहाँ पर 40 किलोमीटर कहाँ पर हम आएंगे। तो चाहे तो पूरा ये 40 किलोमीटर आप बना दो, चाहे तो आप एक स्केल ले लो और एक स्केल आप इस तरीके से शो कर दो कि हम 10 किलोमीटर का एक स्केल लेकर चल रहे हैं, ठीक है, कितना, तो इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप बनाएंगे तब आपको क्लियर होगा। तो लेट्स सपोज ये 10, यहाँ तक 20, ये 30, यहाँ तक ये 40, तो उतना ही बनाना है अपने को, ठीक है, 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो यहाँ चाहे तो स्केल आप लिख सकते हैं कि स्केल हम ले रहे हैं 10 किलोमीटर का, राइट। तो यहाँ तक के ये ओ इसको नाम दे देते हैं, तो ये जो ओ पी रहेगा ये रहेगा अपना 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट शो करेगा 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो इस तरीके से आपको बनाना है ये ऐसा 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो बस ये जो ओपी है और डायरेक्शन ये रहेगी, ठीक है। तो ओपी और ये डायरेक्शन ये ओपी बस खत्म। तो जो वेक्टर ओपी है चाहे तो यहाँ लिख दीजिए वेक्टर ओपी रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट। बस खत्म। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो 40 किलोमीटर जाना है वो तो बाद में देखेंगे, पहले अपन को पता तो चले कि किस पॉइंट पर किस एंगल पे अपने को जाना है। तो वेस्ट ऑफ साउथ, तो साउथ को पकड़ा, साउथ से कितना डिग्री जाना था अपने को 30 डिग्री वेस्ट की तरफ। अगर अपने को बोला जाता साउथ ऑफ ईस्ट ऑफ साउथ, तो साउथ से अपन कहाँ जाते ईस्ट की तरफ, यानी इस तरफ एंगल बनता। तो ये चीज़ समझिए आप, है ना, वेस्ट ऑफ साउथ, तो साउथ पकड़ा, साउथ से 30 डिग्री अपन गए वेस्ट। अगर 30 यहाँ पर ईस्ट बोला जाता तो 30 डिग्री ईस्ट जाते, ठीक। तो ये हो गया, और यहाँ पर ये डायरेक्शन बनाना है क्योंकि अपन साउथ से वेस्ट की तरफ गए हैं, ठीक है। फिर 40 किलोमीटर, तो 4 पार्ट में अपन इसको डिवाइड करें, 1 2 3 4, क्योंकि ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 और ये पूरा टोटल मिलके बना है 40, ठीक है। तो अगर स्केल लेना चाहें तो इस तरीके से स्केल लेके भी कर सकते हैं, और चाहें तो अगर ये स्केल आप नहीं बना रहे, क्योंकि ये जो लाइन है ये शो कर रही है कि यहाँ से यहाँ तक 10 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10, तो 1 2 3 4 यानी 40 किलोमीटर है टोटल, ठीक है, क्लियर। ये डायरेक्शन भी शो करना है इस तरीके से, ठीक। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। हालांकि बहुत छोटी चीज़ है लेकिन इसमें कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हमको शो करना है। जैसे 30 डिग्री का एंगल में हमने एरो शो किया है यहाँ पर, मतलब इसकी डायरेक्शन, वो यहाँ पर भी ये डायरेक्शन हमने बताई है, ठीक। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारा टेस्ट है कि हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सी जो मेजर है वो आपकी स्केलर है या वेक्टर। तो यहाँ पर यही हमको बोला गया है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है, बता देते हैं। तो भाई 5 सेकेंड्स टाइम, तो टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, मतलब टाइम जो है ये क्या है अपना स्केलर। इसके बाद 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो यूनिट से कई बार आपको देखना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब ये क्या होता है अपना वॉल्यूम, और वॉल्यूम की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, मतलब ये भी क्या है स्केलर। इसके बाद 10 न्यूटन, मतलब ये क्या है अपना फोर्स। तो इस तरीके से आपको खुद से देखना होगा। तो यहाँ 10 न्यूटन मतलब ये क्या है, फोर्स है। अब हमको ये चीज पता है कि फोर्स किसी ना किसी डायरेक्शन में ही लगाया जाता है, तो इसमें डायरेक्शन है, मतलब ये क्या है अपना वेक्टर। इसके बाद 30 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है, किसी भी चीज की स्पीड हो सकती है, ठीक है, स्पीड है, मतलब ये क्या है अपना स्केलर। तो ऐसे आपको देखना है फटाफट से, और कुछ भी नहीं है। 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इससे आपको क्लियर हो रहा है कि ये है डेंसिटी, और डेंसिटी भी क्या होती है अपनी स्केलर, राइट। अब यहां पर है 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये स्पीड है, ये डायरेक्शन है, मतलब ये क्या है अपनी वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है अपनी वेक्टर।
लीजिए खत्म। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल नंबर 3। दिखने में बड़ा आसान लगता है लेकिन इसको ध्यान से आपको समझना है, बिल्कुल आराम से और ध्यान से। पहली चीज तो यहाँ पर हमको क्या बोला जा रहा है, इस फिगर से हमको बताना है कि कौन से वेक्टर कोलिनियर है, इक्वल है, कोइनिशियल है, ठीक है। और यहाँ पर आपको स्केल दिया हुआ है 1 यूनिट। अब इसका क्या मतलब है तो ध्यान से देखिएगा। जैसे ये वाली आपको वेक्टर दिख रही है, वेक्टर ए, सॉरी ऐसे नहीं, वेक्टर ए दिख रही है, तो वेक्टर ए के बीच में यहाँ पर ये लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट है और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट है, यानी वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है 2। ऐसे देखना है अपने को, समझ में आ रही बात। इसके बाद वेक्टर सी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है। और वेक्टर बी की बात करें और इसकी डायरेक्शन देखिए इस तरफ है, तो वेक्टर बी की डायरेक्शन ये 1, ये 1 और ये 1, तो ये कितना हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 3। इसके बाद वेक्टर डी की बात करते हैं तो 1 2 3, तो वेक्टर डी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना है, 3 है। तो यूनिट का मतलब ये है। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि स्केल दिया है 1 यूनिट, मतलब इस तरीके से जो निशान बना हुआ है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बुक में भी आप देखेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो है टोटल 2 यूनिट। क्लियर। वेक्टर बी की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, 1 + 1 2, 2 + 1 3, ऐसे समझना है हमको, ठीक। तो चलिए सबसे पहले अब अपन आते हैं कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर में हमने ये समझा था कि कोई भी वेक्टर रहे अगर वो किसी सेम लाइन के पैरेलल है, डायरेक्शन कुछ भी रहे, डायरेक्शन से अपने को कोई लेना देना नहीं है, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं। कोलिनियर वेक्टर में टाइप्स ऑफ वेक्टर में अभी अपन ने यही पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड कुछ भी रहे, डायरेक्शन कुछ भी रहे, लेकिन अगर कोई भी वेक्टर किसी लाइन के सेम लाइन के पैरेलल है तो वो रहेंगे कोलिनियर वेक्टर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये और ये पैरेलल है। अब इसकी डायरेक्शन यहाँ जा रही है, इसकी डायरेक्शन यहाँ जा रही है, इसकी डायरेक्शन यहाँ जा रही है, मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है। डी का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, यानी 3 है इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, ठीक है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि ये सेम लाइन के पैरेलल होना चाहिए, और जो वेक्टर सेम लाइन के पैरेलल हैं वो होते हैं हमारे कोलिनियर वेक्टर। तो ये पूरा आप देख पा रहे हैं, ये पूरा ही देख लीजिए ना आप, तो ये पूरा पैरेलल है इसके, मतलब वेक्टर ए, वेक्टर सी और वेक्टर डी जो हैं ये हो जाएंगे अपने कोलिनियर वेक्टर। इतना सिंपल है ये, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आते हैं इक्वल वेक्टर पे, क्योंकि यहां पर देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जरूरी नहीं है, जरूरी है कि सेम लाइन के पैरेलल होना चाहिए, ठीक। चलो इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फिर भले वो कहीं पर रहे, जैसे मान लीजिए यहां से लेके यहां तक की अपनी एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, और यहां पर कोई वेक्टर बी है। हमने देखा कि इसकी डायरेक्शन भी यही है, इसकी डायरेक्शन भी यही है, तो डायरेक्शन देख ली। फिर मैग्नीट्यूड देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इनकी सेम है, डायरेक्शन इनकी सेम है, ये हो जाएंगे इक्वल, बस वही देखना है। तो अब आप देखें पहली चीज तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो आप यहाँ पर देखें यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है यानी कि वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड है यहाँ से लेके यहाँ तक 1, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यानी 2, इसका मैग्नीट्यूड भी 2 है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये दोनों तो होगा इक्वल, ए और सी जो है ये तो होगा इक्वल। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड यानी लेंथ, देखो स्केल अपने को दिया है 1 यूनिट, मतलब जो निशान यहाँ पर बना हुआ है आप बुक के फिगर में भी देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया यानी 2, यहाँ पर देखें यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1 यानी 2, तो दोनों का मैग्नीट्यूड 2 है, दोनों की डायरेक्शन भी ये सेम है, तो ए और सी इक्वल हो गए। और देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखें ये जो बी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ध्यान दीजिएगा, इसका मैग्नीट्यूड है 3, 1 2 3 1 2 3, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए ये इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। तो इक्वल वेक्टर जो रहेंगे वो रहेंगे सिर्फ और सिर्फ ए और सी। क्लियर। अब को इनिशियल की बात करते हैं, तो को इनिशियल वेक्टर जो होते हैं वो ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम रहे, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम रहे, बस बाकी उनकी लेंथ, उनकी डायरेक्शन
से हमको कोई मतलब नहीं है। उनकी लेंथ कुछ भी रहे, उनकी डायरेक्शन कुछ भी रहे, बस उनका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो ये वेक्टर ए है, इसका इनिशियल पॉइंट ये है, लेकिन बी के लिए ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। तो ये दोनों का तो कुछ काम नहीं बन रहा। यहाँ से दिख रहा है अपने को कि ये इस पॉइंट से ये एक वेक्टर जा रही है इस डायरेक्शन में, यहाँ से ये वेक्टर जा रही है इस डायरेक्शन में, यहाँ से ये वेक्टर जा रही है इस डायरेक्शन में, यानी कि इन तीनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो यही है, सेम। ठीक है, बाकी मैग्नीट्यूड इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 2, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसकी डायरेक्शन ये है, ये है, ये है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मेन काम ये है कि दोनों जो भी आपकी वेक्टर्स हैं सभी का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो बी सी और डी, बी सी और डी इन तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, इसलिए ये हो जाएंगे को इनिशियल वेक्टर्स। बस इतना हमको बताना था। तो इन्हीं की जो प्रॉपर्टीज है, इनकी जो छोटी छोटी चीजें ये हमको पता होनी चाहिए, उससे आप इनका सही से आप देख पाएंगे, सही से आप बता पाएंगे। अगर छोटी छोटी चीजें क्लियर नहीं होंगी तो ये आप गलत कर देंगे, जबकि है बहुत सिंपल चीज, लेकिन फिर भी हम गलत कर देते हैं। जैसे इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कुछ भी रहे, बस सेम इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। इक्वल में आपकी डायरेक्शन जरूरी है, मैग्नीट्यूड जरूरी है, दोनों चीजें इक्वल रहेंगी तभी इक्वल रहेगा। कोलिनियर में जरूरी ये है कि डायरेक्शन कुछ भी रहे, मैग्नीट्यूड कुछ भी रहे, लेकिन सारी के सारी जिन भी वेक्टर्स की बात हो रही है सभी एक ही लाइन के पैरेलल होना चाहिए। दैट्स इट। क्लियर? ठीक, समझ में आ गई बात? तो लीजिए ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट। तो इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने वेक्टर स्केलर समझा, पोजीशन वेक्टर समझा, डायरेक्शन कोसाइन समझा, इसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर देखा, बाकी 3 एग्जाम्पल भी किए। तो आई होप कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।